पिछले 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 अलग-अलग फैसलों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा देखने को मिल रही है। लोग इन फैसलों को सामने रखकर अपनी अपनी राय लिख रहे हैं और इन्हें संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला फैसला दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में सामने आया, जिसमें आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा, केवल ट्रायल में देरी और लंबे समय तक हिरासत में रहने को जमानत का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर फैसला मामले की परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाता है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर व्यापक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे न्यायिक विवेक से जुड़ा फैसला बताया, तो कुछ लोगों ने इसे कानून की प्रक्रिया के तौर पर देखा। कुल मिलाकर यह आदेश चर्चा के केंद्र में रहा। इससे ठीक अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक अन्य पीठ ने एक अलग मामले में एक अहम टिप्पणी की, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही चर्चा को और तेज कर दिया। अदालत ने कहा, त्वरित सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हर आरोपी का मौलिक अधिकार है, चाहे अपराध की प्रकृति कुछ भी हो। इस मामले में अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यह स्थापित कानून है कि यदि राज्य या कोई अभियोजन एजेंसी, जिसमें अदालत भी शामिल है, किसी आरोपी को त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार प्रदान करने में असमर्थ है, तो राज्य या अभियोजन एजेंसी को यह कहते हुए जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार स्थापित कानून है और यह अधिकार हर आरोपी को प्राप्त है। इन दोनों फैसलों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इन्हें साथ साथ रखकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। कोई इन्हें अलग अलग मामलों में अलग परिस्थितियों के अनुरूप लिए गए फैसले के रूप में देख रहा है, तो कोई इन्हें संविधान में निहित अधिकारों की व्याख्या के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश किसी भी स्थिति में मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और कानून की व्याख्या पर आधारित होते हैं और हर फैसले का अपना स्वतंत्र कानूनी संदर्भ होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों आदेश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं और लोग इन्हीं फैसलों के आधार पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इन फैसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद से ही देश में इस वर्डिक्ट को लेकर बहस तेज है। एक पक्ष इस निर्णय से असहमत दिखाई दे रहा है, तो दूसरा इसे कानून और प्रक्रिया के अनुरूप बता रहा है। विपक्षी नेताओं से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक यह सवाल उठा रहे हैं कि जब इसी मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, तो इन दोनों को राहत क्यों नहीं दी गई। हालांकि सभी इस बात पर सहमत हैं कि अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। ऐसे में इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिन 2 जजों को लेकर हो रही है, आइए जानते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड। जस्टिस NV अंजारिया का जन्म 23 मार्च 1965 को अहमदाबाद में हुआ। वे एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां कानून और न्यायपालिका की परंपरा रही है। उनके पिता भी न्यायिक सेवा में रहे। उन्होंने अहमदाबाद के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से वाणिज्य और कानून की पढ़ाई की और 1988 में वकालत की शुरुआत गुजरात हाई कोर्ट से की। शुरुआती सालों में उन्होंने संवैधानिक मुद्दों, सिविल मामलों, श्रम और सेवा कानून से जुड़े केसों पर काम किया। वह राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, औद्योगिक विकास निगम और नगर पालिकाओं जैसे संस्थानों के लिए भी पैनल काउंसिल रहे। जानिए जस्टिस NV अंजारिया को। अकादमिक और शोध के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका रही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया से जुड़े विषय पर उन्हें रिसर्च फेलोशिप मिली। कानूनी पत्रिकाओं में लेखन किया, मध्यस्थ के रूप में सेवाएं दी और गुजरात हाई कोर्ट के गोल्डन जुबली स्मारिका में योगदान दिया। 2011 में गुजरात हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 2013 में स्थानीय न्यायाधीश नियुक्ति हुई। 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली।
जस्टिस अरविंद कुमार की पढ़ाई लिखाई और शुरुआती जीवन बेंगलुरु से जुड़ा रहा। छात्र जीवन में वह छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और विश्वविद्यालय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभाई। 1987 में वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने पहले ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। केंद्र सरकार के लिए स्टैंडिंग काउंसिल, डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और बाद में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के रूप में उन्होंने संवैधानिक कानून, टैक्सेशन, आपराधिक प्रक्रिया और चुनाव याचिकाओं से जुड़े कई अहम मामलों की पैरवी की। जानिए जस्टिस अरविंद कुमार को। कई वैधानिक संस्थाओं के कानूनी सलाहकार रहे। युवा वकीलों के ट्रेनिंग और कानूनी शिक्षा से जुड़े मंचों की स्थापना में भी उनकी भूमिका रही है। सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजक के तौर पर काम करने के बाद 2009 में वे कर्नाटक हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 2012 में स्थायी न्यायाधीश हुए। 2021 में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत हुए। इन दोनों जजों का बैकग्राउंड यह दर्शाता है कि वे लंबे समय तक संवैधानिक, आपराधिक और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों में काम कर चुके हैं। ऐसे में उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत पर आया फैसला सिर्फ किसी घटना का नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया, उपलब्ध रिकॉर्ड और न्यायिक विवेक का परिणाम माना जाता रहा है। भले ही उस पर सहमति हो और असहमति की बहस जारी रहे। उनकी जमानतें आसानी से हो गई। जिन लोगों ने चर्च पे हमला किया, चर्च के अंदर तोड़ फोड़ की, उनकी भी जमानतें हो गई। जिन लोगों ने रेप किया और बीजेपी के एमएलए हैं उनकी भी जमानतें हो गई। इन दोनों की ऐसी कितनी खौफनाक और ख़तरनाक तकरीर है कि उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया गया, जबकि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। पूरी दुनिया का कंसर्न है। अमेरिका के लॉ मेकर्स लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क का मेयर लिख रहा है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर ज़मानत रिजेक्ट करती है तो ये तकलीफ़ की खबर है।